हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस पर। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि टॉपिक का नाम है नागरिकता। क्या है नागरिकता की परिभाषा, क्यों ज़रूरी है हमें नागरिकता, क्यों हमारे भारत देश में नागरिकता पर कानून समय समय पर बदल जाते हैं, क्या है प्रोसिक्यूशन, क्या है इमिग्रेशन, क्या आने वाले समय में हमें नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस आधार पर मिलेगी, और क्या है सीएए, क्या है एनआरसी, क्या है सीएबी, क्या है एनपीआर। आइए इन सभी सवालों और मुद्दों को आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की परिभाषा है एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण और समान सदस्यता। एक राजनीतिक समुदाय में पूर्ण प्लस समान सदस्यता, मतलब उसको पूरे राइट्स चाहिए, पूरे अधिकार चाहिए, मौलिक अधिकार और भी जितने भी राइट्स होते हैं, मौलिक पूरे राइट्स चाहिए, उसको अधिकार चाहिए, प्लस मतलब और क्या, उसको सुरक्षा चाहिए, पूरी की पूरी उसे सुरक्षा भी चाहिए, पूरी की पूरी पूरे के पूरे उसे समान राइट्स चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूरा अधूरा नहीं मिल आधा अधूरा नहीं राइट्स मिलने चाहिए, सुरक्षा नहीं, पूरी की पूरी राइट्स चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, और समान समान राइट्स चाहिए, समान सुरक्षा भी चाहिए। यही है नागरिकता की परिभाषा। अब क्यों जरूरी है नागरिकता, तो दोस्तों आपको पता होगा कि नागरिकता एक अधिकार है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश में आ गया है और वो नागरिकता अभी हासिल नहीं किए हैं, तो वो व्यक्ति नागरिकता नहीं मिलने की वजह से बहुत से राइट्स, बहुत से अधिकारों से वो वंचित रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ के मूल अधिकार, मौलिक अधिकार वो उससे नहीं मिल पाएंगे, और वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ नहीं सकता। ठीक है, और वो बड़े बड़े उच्च पदों पर भी नहीं जा सकता, जैसे कि राष्ट्रपति, जैसे कि राज्यपाल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इत्यादि करके बहुत सारे वो अधिकारों से वंचित रह जाएगा। और अभी देखा होगा आपने कि एनआरसी आ गया है, तो बहुत से जो मुस्लिम भाई हैं उन्हें दिक्कत होने लगी कि हमें नागरिकता छीन तो नहीं ली जाएगी। तो ऐसे कई कानून भी आ जाते हैं जो दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। तो हमें नागरिकता बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पर कोई कानून बनाया है या नहीं बनाया है। बनाया है तो क्या टेम्परेरी बनाया है, क्या कोई जटिल कानून है। आइए हम उसको देखते हैं। पहले तो भारत संविधान के भाग 2 में नागरिकता को भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक नागरिकता पर कानून बनाए हैं। ठीक है, भाग 2 में जो 22 भाग है और अनुच्छेद 5 से 12 तक। तो ये जो कानून बनाया है जो नागरिकता पर, ये जो कोई जटिल या फिर कोई वास्तविक कानून नहीं है, ये एक टेम्परेरी कानून है। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उन पर एक कानून बनाया गया है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5 में ये है कि भाई जन्म के आधार पर जिसका भी जन्म अगर भारत में हो जाता है, किसी का भी जन्म भारत में हो जाता है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि अभी जो बाहर, जैसे आपको पता होगा जब हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो बहुत से लोग भारत से बाहर भी लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन में अनुच्छेद जो 5 है उसमें ये बताया गया है। अरे यार पूरा मूड खराब हो जाते हैं। हन में सब का कहते यार, हंसी आ गई तो आ गई भाई, हो जाता है यार। क्यों यार भाई प्रॉब्लम इतनी बड़ी बना रहा है। जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत के संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 12 तक नागरिकता पर कानून बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ये देखते हैं कि ये जो कानून है
टेम्परेरी कानून है, उस समय की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाया गया है। ये कोई जटिल या कोई वास्तविक कानून नहीं है नागरिकता पर। तो हम देखते हैं कि वो परिस्थितियां क्या थी और किन किन व्यक्तियों को नागरिकता मिली है। तो अनुच्छेद 5 में उन लोगों को अधिकार नागरिकता मिली है जो अगर हमारे देश में कोई जन्म ले लेता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा। अब एक और था कि जैसे उस समय के जो विदेश में रह रहे लोग हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए गए थे, तो उन लोगों को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनके बच्चों को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने उनको भी नागरिकता के लिए इस पर प्रावधान किया, इस पर कानून बनाया। उन्होंने ये कहा कि उनके माता या पिता का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो बच्चा और उसका बच्चे का बच्चा वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब जो उसके पिता है, जो लड़का है उसके अगर पिता अगर भारत में जन्म ले लेते हैं तो वो व्यक्ति जो बच्चा है जहाँ उसने जन्म लिया हो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। एक और तीसरी कंडीशन आई थी कि जो 26 जनवरी 1950 इस समय संविधान लागू इस डेट को संविधान लागू हुआ था। इससे जो 5 साल पहले 5 ईयर्स जो पहले हमारे देश में रह रहा है 5 सालों से, वो भी भारत का नागरिक हो सकता है। जो स्वतंत्रता की लड़ाई में या फिर कोई भी ऐसी वजह से अगर भारत में रह रहा है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो अनुच्छेद 6 में ये है कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे व्यक्ति उनको भी स्वतंत्रता चाहिए थी जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। तो उन्होंने एक टाइमलाइन दे दी और एक परमिट जारी कर दिया। 19 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने एक परमिट जारी कर दिया कि जो व्यक्ति इस तारीख को अगर इससे पहले आ जाता है, इससे अगर पहले कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर जो इस डेट को इससे बाद आते हैं, ठीक है, अगर वो इसके बाद आते हैं, इस डेट से नहीं, इस डेट के अगर बाद आते हैं कोई व्यक्ति तो उनको परमिट उनको लिखवा कर लाना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे हैं। तो उन व्यक्तियों को नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उनको यहाँ पहले 6 महीने रहने पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति 6 महीने यहाँ पहले रह लेता है फिर उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन उन लोगों को वहाँ मन नहीं लगा, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो चाहते हैं कि हम फिर से भारत में आओ, हमें नागरिकता प्रॉपर नागरिकता मिले। तो उन लोगों के लिए भी भारत के संविधान निर्माताओं ने कानून बनाया है। तो अनुच्छेद 7 में यही बताया है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 को अगर भारत से पाकिस्तान गया है और वो फिर से आना चाहता है वो व्यक्ति, तो वो आ सकता है, उसको नागरिकता मिल सकती है। पर उसको यहाँ 6 महीने रहना पड़ेगा। पहले 6 महीने रहेगा, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीयन होगा, उसका पंजीयन होगा, फिर उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये जो टेम्परेरी कानून है, फिर इसको देखते हुए उन्होंने एक अधिकार सरकार को दे दी कि अगर कोई सरकार चाहे नागरिकता पर कानून बनाना तो वो नागरिकता बना सकती है। तो इसी में उनको राइट्स दे दिया। अनुच्छेद 11 में उन्होंने होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्रालय को एक अधिकार दे दिया कि वो नागरिकता पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि टेम्परेरी कानून है जो वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या बताया गया, किस आधार पर नागरिकता मिल सकती है। तो अब हम देखते हैं कि जो वास्तविक एक कानून बनाया गया जिसके आधार पर हमें नागरिकता 5 तरीके से मिल सकती है और 3 तरीके से हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो वो कौन सा कानून है और वो कब आया है और वो उस कानून का क्या नाम है। तो आपको पता होगा जब 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी तो उस टाइम ये कानून आया है
भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955। ये कानून आया है, ये वास्तविक कानून है, लेकिन ये जटिल कानून नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब इस कानून के तहत 5 तरीके से हमें नागरिकता मिल सकती है और 3 तरीके से हमारी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो देख ले रहे 5 तरीका है। पहला जो तरीका है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें किसी को भी जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। अब इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी इसका बहुत लोग मिसयूज करने लगे। ऐसे मिसयूज करने लगे जैसे कि कोई पाकिस्तान की प्रेग्नेंट महिला अगर वो घूमने के बहाने से भारत में एंटर कर जाती है और उसका अगर बच्चा जन्म ले लेता है, तो वो बच्चा है जो वो आगे जाकर टेररिस्ट बनता ही बनता है, 100% बनता है। और वो बन के जाके आगे जाके टेररिस्ट बनता है और वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को उनकी धज्जियां उड़ा देता है उनको। मतलब इस अधिकार का, इस जन्म के आधार पर किसी भी नागरिकता पर ये मिसयूज करते हैं। तो इसको फिर चेंज किया गया, आगे इसको भी संशोधित किया गया 1986 में। 1986 में जिसकी सरकार थी उन्होंने चेंजेस किया कि जन्म के आधार पर तो नागरिकता मिलनी ही मिलनी है, जन्म के आधार पर तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में प्लस ये तो होना ही होना है, साथ में उनकी माता या पिता दोनों में से एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा और राहत मिली, लेकिन इसका भी बहुत लोग मिसयूज करने लगे, मेनली पाकिस्तान के ही लोग। फिर इसमें बदला हुआ 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस टाइम उन्होंने बदलाव किया। उन्होंने ये कहा कि जो माता और पिता हैं दोनों बैलेट तरीके से नागरिकता हासिल की होनी चाहिए। इलीगल तरीके से उनको नागरिकता नहीं होनी चाहिए। अगर वैलिड है तभी उनको, उनके बच्चों को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है वंश के आधार पर। अब इसमें भी एक दिक्कत है कि इसमें ओनली पिता के वंश के आधार पर ही बच्चे को जन्म वो नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भारत की महिलाएं थी, अगर वो किसी विदेशी से शादी कर लेती हैं, तो जो उनका बच्चा होता है तो उसको वंश के आधार पर नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें उसकी माँ का कोई है ही नहीं है कि माँ के वंश के आधार पर उसको नागरिकता मिल सकती है, उसमें तो पिता का ही है। तो इसमें भी फिर संशोधन हुआ, इसमें भी बदला हुआ। इसमें 1992 में बदला हुआ और इसमें कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर वंश के आधार पर उसको नागरिकता चाहिए उनके बच्चों को, तो वो मिल सकती है। अगर माता के वंश के आधार पर चाहिए या पिता के वंश के आधार पर चाहिए, तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है। अब तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है पंजीयन। पंजीयन का मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे भारत देश में रहना चाहता है और उसको मतलब यहाँ रहा है, वो उसे अच्छा लगने लगा, खूबसूरती यहाँ की अच्छी लगने लगी, यहाँ का माहौल अच्छा लगने लगा, तो वो व्यक्ति चाहे तो हमेशा के लिए रहना चाहे तो वो रह सकता है। लेकिन उसको पंजीयन के आधार पर पहले यहाँ पर जो 7 साल है, उसको 7 साल पहले यहाँ रहना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, यह पंजीयन के आधार पर। अब चौथा क्या है, चौथा है देशीकरण के आधार पर। अब देशीकरण का मतलब ये है कि देशीकरण के तरीके से ऐसी नागरिकता मिल सकती है कि अगर कोई कला के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में कोई माहिर व्यक्ति है और वो चाहता है कि हम भारत की नागरिकता ले लें, तो उसको 2-3 जो पॉइंट्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला है उसे 10 ईयर्स यहाँ पहले रहना पड़ेगा, 10 ईयर्स रहना पड़ेगा, और साथ में उसे भारत की कोई एक भाषा आनी चाहिए। अगर उसको एक भारत की कोई भाषा आती है और वो 10 साल रह लेता है और वो कला या विज्ञान के क्षेत्र से आता है, अगर वो ये 3 फुलफिल कर लेता है चीजें, तो वो देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है।
अब जो पांचवा है दोस्तों वो है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब ये है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आने वाले समय में जैसे पाकिस्तान हमारी सीमा में आ जाता है तो जो पाकिस्तान के लोग होंगे तो उनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अर्जित भूमि के द्वारा। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए कि हमने देखा होगा सिक्किम है, जो सिक्किम पहले भारत में ऐड नहीं था, लेकिन 16 मई 1975 को जब वो भारत में मिले तो जो सिक्किम के लोग हैं वो सिक्किम नहीं कहलाए, वो भारतीय नागरिक कहलाए, क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, द्वि नागरिकता नहीं है। तो वो सिक्किम के नागरिक ना होकर के भारत के नागरिक हो गए जब जो इस तारीख को ऐड हो गए थे भारत में। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखे 5 तरीके हमें किस तरीके से हमें नागरिकता मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि 3 तरीके से हमारी नागरिकता छीन सकती है, वो क्या क्या है। पहला तरीका ये है छीनने का नागरिकता। पहला तरीका ये है कि वो त्याग, वो स्वयं चाहे तो भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है, तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत से। और दूसरा ये है बर्खास्त। बर्खास्त का मतलब ये है कि अगर जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, कोई भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, तो वो जो व्यक्ति है अगर वो पाकिस्तान की अगर वो जय बोल रहा है, मतलब देशद्रोही जैसा काम वो कर रहा है, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसकी नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो उसको लेकिन देश से भगा नहीं दिया जाएगा, उसको देश से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, चाहे तो वो यहाँ रह सकता है आराम से, लेकिन जो नागरिकता के जो अधिकार है वो नहीं उसको मिल पाएंगे। तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है उसे वंचित। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है, किसी भी देश में नागरिकता अगर वो ले लेता है, तो वो भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी खत्म हो जाएगी नागरिकता। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से नागरिकता छीनी जा सकती है। अब हम देखते हैं क्या है प्रोसिक्यूशन, क्या है इमिग्रेशन, क्योंकि ये दो जो शब्द हैं ये CAA NRC में बहुत यूज होते हैं, तो आइए हम उनको पहले देखते हैं। क्या है परसिक्यूशन, क्या है इमिग्रेशन। परसिक्यूटेशन का मतलब है कि धार्मिक प्रताड़ित लोग, जैसे कि पाकिस्तान का तो पता ही है कि भाई उनने क्लियर ही है कि वो मुस्लिम देश है, तो वहाँ के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो बुद्ध हैं, वहाँ के जो सिख हैं, वहाँ के जो अन्य धर्म के लोग हैं इस्लाम को छोड़कर, वो 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 धर्म प्रताड़ित हो रहे हैं, अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, तो वो परसिक्यूशन कहलाएगा। ठीक है, धार्मिक प्रताड़ित लोग परसिक्यूशन कहलाता है। और इमिग्रेशन का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति, विदेश का व्यक्ति हमारे देश में आना चाहता है हमेशा के लिए, जैसे कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया हमेशा के लिए आना चाहता है तो आने की क्रिया है वो कहलाती है इमिग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये 2 वर्ड हैं, बहुत मेनली ज़रूरी है क्योंकि ये यूज बहुत होने हैं CAA NRC में। अब हम देखते हैं कि क्या है CAA, उससे पहले हम देखते हैं कि क्या है CAB। CAB क्या है? CAB कुछ नहीं है, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, एक विधेयक है। एक विधेयक है जो कि 2016 में एक बार फेल हो गया था, मतलब पास नहीं हुआ था लोकसभा से। अभी जो 2019 के समय 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पास हो गया था।
और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए। जब राष्ट्रपति जी के किसी विधेयक में हस्ताक्षर हो जाते हैं और दोनों सदनों से पास हो जाते हैं और हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो जो सीए भी है वो फिर सीए एक कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। तो जो सीए भी है वो सीए हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सीएए क्या है। दो 2019 ये जो अमेंडमेंट है सिटीजनशिप पर, ये जो 1955 उस पर हुआ है, लेकिन जो ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको हमने पहले ही बताया कि ये 1986 में भी हुआ है, 1992 में भी हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में भी हुआ है और 2019 में भी, और कई बार भी हुआ है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है अमेंडमेंट, एक कई बार हो चुका है 1955 पे। तो ये 2019 का जो अमेंडमेंट है। अब इसमें क्या है सीए, क्या है उसमें सीए में प्रावधान। सीए में पहली बात यह है कि जो परसिक्यूटेड लोग हैं मेनली 3 देश के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, 3 देशों के जो परसिक्यूटेड लोग हैं। और भी एक बात कही है कि जो 6 धर्म के लोग होंगे, 6 धर्म के कौन से लोग होंगे, सिख होंगे, एक जैन होंगे, हिंदू होंगे, पारसी होंगे, बौद्ध होंगे और सिख, हिंदू, पारसी, बौद्ध और ईसाई। ये जो 6 धर्म के लोग अगर ये 3 देशों से बिलोंग करते हैं, 6 धर्म के लोग अगर 3 देशों से परसिक्यूटेड लोग बिलोंग करते हैं, और एक टाइमलाइन उन्होंने दे दी भारत सरकार ने कि 31 दिसंबर 2014 या इस तारीख या इससे पहले जो परसिक्यूटेड लोग 3 देशों से और 6 धर्मों से बिलोंग करते हैं, अगर वो इस तारीख या इससे पहले भारत में एंटर कर जाते हैं, चाहे लीगल तरीके से चाहे इलीगल तरीके से, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें क्या किया गया, सीधी इमिग्रेशन की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा उसमें क्या चेंज हुआ है। दूसरा है जो पहले अपन को 11 ईयर्स रहना पड़ता था भारत में नागरिकता हासिल करने के लिए, अब अपन को उसकी टाइमलाइन घटाकर 5 ईयर कर दिया है। 5 ईयर रहेंगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये दो मेनली चेंज किए गए हैं। अब इस चेंजेस में जब ये लागू हुआ तो मेनली ज़्यादा प्रॉब्लम असम में होने लगी। अब वो क्यों हो रही है उसको देखते हैं थोड़ा। असम में जो दिक्कत होने लगी, क्यों हो रही है उसमें दिक्कत। CAA 2019 है जो, ये ज़्यादा पूरे देश में लागू हो गया। ये मेनली दिक्कत हो रहा है असम में। असम में क्यों दिक्कत हो रही है, अब असम की थोड़ा पिछली कहानी देख ले रहे कि जब पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी का, वो जब आज़ाद हुआ था या होने वाला था, तो उस टाइम जब लोग इंडिया और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग अवैध रूप से इंडिया आने लगे, अवैध शरण लेने के लिए। तो जो असम में रह रहे लोग हैं तो उनकी क्या हुआ, उनकी भाषा असुरक्षित होने लगी, उनकी संस्कृति असुरक्षित होने लगी, उनके धार्मिक तरीके से, मतलब ये सब असुरक्षित होने लगे जब ये बांग्लादेशी इंडिया में आए। तो उनको फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। तो जो मेनली उभर कर जो यूनियन आती है वो आती है AASU, मतलब ऑल असम स्टूडेंट यूनियन।
मेनली ये उभर कर आती है, इनने ज़्यादा विरोध किया। फिर जो वहाँ की उस टाइम की जो सरकार थी, राजीव गांधी जी की सरकार, तो उन्होंने 1985 में एक समझौता किया, उसका नाम रखा गया असम अकॉर्ड। और असम अकॉर्ड में एक बात कही गई कि जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 को या इससे पहले या इस तारीख को भारत में अगर वो एंटर कर जाता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसे नहीं भगाया जाएगा। अगर जो इस तारीख के बाद भारत में एंटर किया है उसने अवैध रूप से या अवैध रूप से, तो उनको उनका रिपैट्रिएशन किया जाएगा। रिपैट्रिएशन का मतलब ये है कि उनको उनके देश भेज दिया जाएगा जहाँ से वो आए हैं। उनका क्या किया जाएगा? रिपैट्रिएशन किया जाएगा, मतलब उनको अपने देश भेज दिया जाएगा, ठीक है, उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। तो इससे अब उनको भेज दिया गया। लेकिन अब जो ये आया है इसमें क्या है, इसमें तो ये बताया गया कि भाई जो 31 दिसंबर 2014 इससे पहले आते हैं तो उनको रख लिया जाएगा। लेकिन उसमें बताया था कि 24 मार्च 1971 से पहले आते हैं तो उनको रख लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो इसके बाद भी आते हैं 1971 से 2014 के इसमें आ जाते हैं तो उनको रख लिया जाएगा। अब उनको रख लिया जाएगा तो उनका क्या होगा, फिर से असुरक्षित होने लगी भाषा, धर्म, संस्कृति, धर्म ये असुरक्षित होने लगी। तो फिर वो फिर से इनका विद्रोह करने लगे। तो इसीलिए वो CAA 2019 का विरोध कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं NRC क्या है। क्या है NRC दोस्तों? NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप। ये कुछ नहीं है, NRC एक रजिस्टर है जिसमें भारत के जितने भी नागरिक होंगे उनको उनका इसमें नाम होगा। किस के आधार पर? ID प्रूफ हो गए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया है, वोटर ID हो गया, लाइसेंस हो गया, इत्यादि करके इनके आधारों पर NRC में इनका नाम जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य क्या है? NRC का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है इसका आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई किसको करना है? इलीगल इमिग्रेशन को आइडेंटिफाई करना है, जो अवैध रूप से अवैध प्रवासी हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और CAA के जरिए उनको रिपैट्रिएशन करना है उनका। ठीक है, तो इसका मूल उद्देश्य है कि आइडेंटिफाई टू द इलीगल इमिग्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसका विरोध क्यों होने लगा है? इसका विरोध ये ओनली आपको पता होगा असमी में अभी लागू हुआ है, ये असमी में अभी लागू हुआ है, वही असमी में विरोध हो रहा है। अब असम में विरोध हो रहा है, अब असम में क्यों विरोध हो रहा है? असम में अब इसलिए विरोध हो रहा है, ये पहली बार लागू नहीं हुआ है, ये 1951 में भी लागू हो गया था। 1951 में जब उस टाइम की सरकार थी उन्होंने लागू किया था NRC। तो NRC का उसमें मूल उद्देश्य क्या था? उसमें नागरिकों की संख्या कितनी है और घर कितने हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, इत्यादि कारण उद्देश्य थे उनके। लेकिन जो अभी की आई है ये जो है ये इसकी प्रोसेस 2013 से चल रही है। 2013 को सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से सुप्रीम कोर्ट ने असम अकॉर्ड को देखते हुए, असम अकॉर्ड में ये भी बात थी कि NRC को अपडेट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में असम अकॉर्ड को देखते हुए उन्होंने ये कह दिया कि NRC को लागू किया जाए असम में। ठीक है, जो इसकी जो लास्ट रिपोर्ट आई है 31 अगस्त 2019 को एक रिपोर्ट आई है। उसमें क्या है, उसमें लगभग 3 करोड़ अप्रॉक्स करके 3 करोड़ लोगों के तो नाम हैं, लेकिन अप्रॉक्स 19 लाख लोग हैं NRC में उनके नाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि उनके नाम क्यों नहीं है NRC में। ठीक है दोस्तों, तो ये है NRC। अब हम देखते हैं कि क्या है
वो हमने बताया था एनपीआर। एनपीआर कुछ नहीं है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, एक ये भी रजिस्टर है। इसमें किसको रखा जाएगा? इसमें रखा जाएगा चाहे वो नागरिक हो भारत का या ना नागरिक हो, मतलब भारत में रह रहा हो, बस भारत का नागरिक हो या ना हो, दोनों का इसमें पंजीयन, मतलब इसमें लिखा जाएगा। तो ये है एनपीआर एनआरसी। अब हमने एक सवाल किया था दोस्तों कि क्या हमें आने वाले समय में नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी। तो जो एनआरसी आया है इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगी है। तो आपके पास अगर प्रूफ होते हैं, आइडेंटिटी, तो आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी भी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, ये असम में ही बस लागू हुआ है, ये दिक्कत क्रिएट हो रही है। तो अगर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका एनआरसी में नाम आ जाएगा। अगर आप अनपढ़ हैं, अगर या आपके किसी आपदा से प्राकृतिक आपदा से आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, तो उन परिस्थितियों में आपको एक गवाह लाना पड़ेगा, और वो गवाही देगा कि कहेगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हुई थी, ये जो भी प्रॉब्लम हो उस आधार पर वो बता देगा कि सर ये बात है। तो मतलब इस तरीके से उसकी नागरिकता सिद्ध हो जाएगी, एनआरसी में उसका नाम आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स भी कीजिए अगर कोई मिस्टेक होती है या फिर कोई और नई अपडेट आई है तो हमको प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपको एक ज़रूरी सूचना के एसएससी जो जीडी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, तो उसकी जो सीरीज है हमारे एम्बिशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर हमने स्टार्टअप कर दिया है। जनक सर हैं, उन्होंने मैथ का स्टार्टअप कर दिया है, मैथ की सीरीज लाने की, और हम भी स्टार्टअप कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं नहीं जाना है, एसएससी जीडी की पूरी तैयारी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।